हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। बी एच आई सी 134 में अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और दोस्तों, इस बार के लिए पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पहले ही चैप्टर से 18वीं सदी की विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, तो इसमें पॉइंट बना बना के हम लिखते जाएंगे। जैसे कि राजनीतिक जीवन की विशेषता क्या थी। भारत में अगर बात करें 18वीं शताब्दी में एक शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं था, यानी कि किसी भी केंद्रीय सत्ता का यहाँ पर उपस्थिति नहीं था। अर्थात भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भारत की राजनीति में विकेंद्रीकरण का दौर चल पड़ा था, यानी कि जो ताकत थी वो केंद्र से क्षेत्रीय राज्यों की ओर बट गई। उत्तर व दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। इन राज्यों में भी आपसी सहयोग व आपसी एकता की कमी रहती थी। ठीक है, इसीलिए विदेशी आक्रांताओं ने इस जो एकता का अभाव था इसका फायदा उठाया। ठीक है, इन राज्यों के बीच आपसी फूट के चलते संघर्ष होते थे, क्योंकि ये क्षेत्रीय राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार चाहते थे। 18वीं शताब्दी में मुगलों का पतन हो रहा था, अर्थात जिससे अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। अब देख लो, मैं आपके सामने एक मैप प्रस्तुत करता हूँ। ये मैप एग्जाम के अंदर आप बना के आ जाना। जैसे कि अगर बात करें अपन भारत के पश्चिमी उत्तर हिस्से की, तो यहाँ पर सिख राज्य आपको दिख रहा है और इसके जस्ट बगल में सिंध राज्य है। ठीक है, अब देख लो, ये राजस्थान में यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ यानी कि जो जोधपुर वाला इलाका था वो, और आमेर यानी कि जयपुर। तो राजस्थान के अंदर आमेर रियासत और मेवाड़ रियासत ये प्रमुख थी। और उसके इधर राइट साइड आ जाओ तो जाट राज्य था, ऊपर रोहिलखंड राज्य था। ठीक है, रोहिलखंड राज्य था। इसके नीचे बंगस पठान राज्य, जहाँ पर फर्रुखाबाद का क्षेत्र है वहाँ पर बंगस पठान का राज्य। अब नीचे आ जाइए बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड यहाँ पर महाराजा छत्रसाल का शासन चला करता था। फिर नीचे आ जाए मराठा। ठीक है, और भारत के अगर हम बात करें कि अरब सागर की ओर, यहाँ पर आप देखिए मैसूर राज्य था, इसके जस्ट नीचे केरल राज्य था, और बीच में हैदराबाद राज्य था। अगर यहाँ पर साइड में बात करूँ तो कर्नाटक, इसके ऊपर उत्तरी कर्नाटक। ठीक है, उत्तरी कर्नाटक। और देखो अवध, यहाँ पर अवध की लोकेशन भी देख लीजिए आप, अवध की लोकेशन। ठीक है, और इसके जस्ट राइट साइड में बंगाल। अब नीचे आ जाइए, मुगलों के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्य इस प्रकार से थे। देखो, कुछ राज्य वो उत्तराधिकारी राज्य कहलाए, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। उत्तराधिकारी राज्य का मतलब है कि इन पर कभी मुगलों का नियंत्रण हुआ करता था। यहाँ पर मुगल अपने प्रांतपतियों की सहायता से शासन चलाते थे, लेकिन अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इन राज्यों के जो प्रांतपति थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। दूसरे कुछ राज्य थे मुगल विरोध के फलस्वरूप बनने वाले राज्य, इन्होंने मुगलों का विरोध किया था, जैसे सिख राज्य, जाट राज्य और मराठा राज्य। ठीक है, कुछ स्वतंत्र राज्य भी थे, जैसे कि केरल, मैसूर, ये सब स्वतंत्र राज्य थे। दरबार में गुटबंदी चलती थी, जिसके तहत सत्ता के पीछे बैठे लोग सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। ठीक है, अब देखो मुगल दरबार में गुटबंदी देख लो आप किस तरह से चला करती थी। हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, ईरानी गुट और अफगानी गुट, ये गुट हुआ करते थे। ये अपने हिसाब से यहाँ पर राजा बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इनके अंदर काफ़ी बहसबाजी चलती थी और काफ़ी राजनीति चलती थी। मुगल दरबार में षड्यंत्र भी चला करते थे। इसी प्रकार से मराठा राज्य में भी गुटबंदी थी, जैसे कि रघुनाथ राव का गुट था और नाना फडणवीस का गुट था। सिख राज्य में भी गुटबंदी चलती थी, जैसे कि डोगरा गुट और सिंधवालिया गुट। इतना लिख देना है। फिर आगे बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में उत्तराधिकार से संबंधित संघर्ष हुए, जैसे कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद अमीरों ने दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब देखो औरंगजेब से भी पहले आप शाहजहां के जो बेटे थे उनमें भी उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध हुए थे। ठीक है, ऐसे ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार गद्दी पर कौन बैठेगा, इसके हेतु काफ़ी सारे युद्ध वगैरह लड़े गए। और जो अमीर हुआ करते थे, जिनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत होती थी, उन्होंने दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय भ्रष्टाचार बढ़ गया था तथा शासकों का नैतिक पतन हो रहा था, यानी कि नैतिक पतन हो रहा था उनका। हालांकि कुछ राजाओं ने अपनी अर्थव्यवस्था व शासन प्रणाली में सुधार करने की कोशिश की थी। ठीक है, जैसे कि अवध की बात करें तो सआदत खान ने यहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार किया। हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क ने सुधार किया। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, जिसने बंगाल की स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना की थी, ठीक है, उसने सुधार किया यहाँ पर। और भारत में दोस्तों जो विदेशी कंपनियां थी उनकी दिलचस्पी अब बढ़ने लगी थी, जैसे कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश कंपनी
यहाँ पर रुचि दिखा रही थी और भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गई थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने भारत में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसियों की स्थिति कमज़ोर कर दी। सभी को पता है कि अंग्रेजों ने डचों के साथ में और फ्रांसीसियों के साथ में युद्ध लड़े थे, ठीक है, और पुर्तगालियों की भी शक्ति कमज़ोर हो गई थी 18वीं शताब्दी के अंत तक। उत्तरी पश्चिमी भारत से नादिर शाह का आक्रमण लगातार यहाँ पर हो रहा था 1739 के बाद में, और 1761 का जो पानीपत युद्ध हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराकर भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करके एक मंच उपलब्ध करवा दिया। अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया था। और दोस्तों 1761 का जो पानीपत का युद्ध था, इसने यह बता दिया था कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा, कम से कम मराठा तो शासन नहीं करेंगे, ठीक है। 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ तथा 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी अंग्रेजों को, ठीक है, और अब बिना कर दिए यहाँ पर व्यापार कर सकते थे अंग्रेज, राइट। तो 1757 का प्लासी का युद्ध तथा 1764 का बक्सर का युद्ध, ये अंग्रेजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और इस प्रकार से भारत में इनकी राजनीतिक और आर्थिक रूप से पकड़ बढ़ती गई। साथ ही अब उन्होंने भारत पर राजनीतिक व आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। तो ये आपको लिखना है भारत के राजनीतिक जीवन की विशेषताएं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं आर्थिक जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी। अब इसमें कृषि के बारे में देखेंगे, व्यापार के बारे में देखेंगे, ठीक है, और भारत आयात और निर्यात किस तरह से करता था वो देखेंगे। अपन कुछ आइटम्स वगैरह भी देखेंगे, निर्यात मद और आयात मद। ओके, मद का मतलब यहाँ पर वस्तु है। देखो, भारत में 18वीं शताब्दी में कृषि पिछड़ी हुई दशा में थी, क्योंकि शासक वर्ग ने सिंचाई सुविधाओं व कृषि सुधारों तथा कृषि में कोई निवेश नहीं किया, लेकिन भारतीय ग्रामीण जीवन में आत्मनिर्भरता थी, ठीक है। यानी कि दोस्तों आत्मनिर्भरता क्या मतलब है, किसान के पास में इतना जरूर अनाज हो जाता था कि अपना जो पेट है वो भी पाल लेता था, अपना परिवार का भरण पोषण भी कर लेता था, और थोड़ा बहुत बचता था उसको बाजार के अंदर बेच के आ जाया करता था। तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं था भारत का किसान। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा कर लगाए, 65% तक कर लगाए। इसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लेकिन 18वीं शताब्दी में आत्मनिर्भर था किसान, ठीक है, भारत का किसान आत्मनिर्भर था। भारत में दोस्तों कुछ शिल्प उद्योग भी अस्तित्व में थे। जैसे कि हम बात करें, दक्षिण भारत का एक क्षेत्र है मसूलीपट्टनम, वहाँ पर वस्त्र उद्योग है वो स्थापित था। गुजरात में भी वस्त्र उद्योग था। मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर भी वस्त्र उद्योग स्थापित था। और पटना के अंदर, बिहार का जो पटना वाला इलाका है, वहाँ पर शोरा उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था। और शोरा एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। ढाका, बांग्लादेश, वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है, ठीक है। तो ढाका के अंदर मलमल उद्योग है वो काफ़ी प्रसिद्ध था भारत में। इसके अलावा दोस्तों नील उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग भी आदि थे, ठीक है। तो ये व्यापार की स्थिति। अब देखो, हम निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत क्या क्या जो सामान है वो बेचा करता था। तो मसाले, अदरक, नील, शोरा, अफीम, सूती वस्त्र और मलमल के कपड़े, ये निर्यात करता था भारत, ठीक है। और क्या क्या मंगवाता था, इंपोर्ट क्या करता था, चांदी, सोना, तांबा और अन्य कीमती वस्तुएं, ठीक है, ये हम आयात करते थे 18वीं शताब्दी में। तो ये याद रखना, चांदी, सोना, तांबा और अन्य कीमती वस्तुएं भारत मंगवाता था। और जबकि मसाले, अदरक, नील, सोरा, अफीम, सूती वस्त्र और मलमल के कपड़े भारत है वो निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था, बेचता था, ठीक है। कुल मिला के हम फायदे की स्थिति में थे। व्यापारिक संतुलन हमारे पक्ष में था, यानी कि हमें फायदा होता था, ठीक है। अगर 100 रुपये की चीज बेचते थे तो हम 40 रुपये की खरीदते थे, इतना अंतर था, देख लो आप, ठीक है। तो इसकी वजह से दुनिया भर में हमारी जो जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पाद, वो अच्छा था, आर्थिक विकास की दर वो भी अच्छी थी। भारत का व्यापार निम्न देशों से होता था, अफ्रीकी देशों से, यूरोपीय देशों से, दक्षिण पूर्व एशियाई देश और पश्चिमी एशियाई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत है 18वीं शताब्दी में व्यापारिक संतुलन की स्थिति में था, यानी कि हमें फायदा होता था व्यापार में। अब देखो, ये आर्थिक जीवन की विशेषता है, इसी में आपको बहस लिख सकते हो आप, ठीक है। बहस मतलब कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्थिक पतन का काल चल रहा था, 18वीं शताब्दी में आर्थिक पतन का काल चल रहा था। चूंकि यहाँ पर अराजक राजनीतिक वातावरण था, कानून स्थिति कमजोर थी, व्यापारिक मार्गों पर चोर डकैतों का नियंत्रण हुआ करता था। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर आर्थिक पतन का काल चल रहा था। अब देखो, 18वीं शताब्दी कुछ लूटे देख लेते हैं। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, दुर्रानी साम्राज्य से संबंधित थे, अफगानिस्तान से आए थे और भारत में काफ़ी लूटपाट मचाई।
तो 1739 और 1761 की लूट है वो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ये आपको याद रखना। जाटों की मथुरा लूट और सिखों की सरहिंद लूट, ठीक है। अब देखो सिख राज्य के जो थे सरहिंद लूट 18वीं शताब्दी में हुई थी। अब देखो कुछ विद्वान मानते हैं कि 18वीं शताब्दी को आर्थिक स्थिरता का युग माना जा सकता है, यानी कि दोस्तों मतलब कुछ राजा ऐसे भी थे जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया था, जैसे कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थिति में सुधार किया और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। तो हम कुछ विद्वान मानते हैं कि आप अवनति का काल भी मत मानो, आप उन्नति का काल भी मत मानो, आर्थिक स्थिति के उन्नति का काल मत मानो और अवनति के यानी कि डाउन ग्रेड भी मत मानो आप, तो आप स्थिरता का मान लो, है ना। अर्थव्यवस्था कम से कम स्थिर थी उस टाइम पे। तो ये बहस थी। अब तीसरा पॉइंट है सामाजिक जीवन की विशेषताएं। तो इसके अंदर दोस्तों सामाजिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि केरल के मालाबार तट को छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। हिंदू समाज जाति वर्ग कोमा वर्ण कोमा धर्म कोमा क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ था। मुस्लिम समाज भी नस्ल कोमा धर्म कोमा क्षेत्र के आधार पर विभाजित था। हिंदू व मुसलमानों में उच्च वर्ग की स्थिति अच्छी थी, जबकि निम्न वर्ग की स्थिति दयनीय थी। समाज में निम्न बुराइयां उपस्थित थी। देखो हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय दोस्तों वर्ग के आधार पर, ठीक है, नस्ल के आधार पर, जाति आदि के आधार पर बटे हुए थे, ठीक है। और उच्च वर्ग की स्थिति तो अच्छी थी, सुख सुविधाएं थी, निम्न वर्ग की स्थिति वो दयनीय थी। 18वीं शताब्दी की बात करें तो निम्न बुराइयां वो समाज के अंदर उपस्थित थी। अंतः वर्ण विवाह, यानी कि देखो भारत का समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ण का जो भी है लड़का या लड़की, वो किसी दूसरे वर्ण के लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकता था, ठीक है, ये समाज में वर्जित था। फिर अंतः वर्ण खान पान भी वर्जित था। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति के साथ में खाना नहीं खा सकता था। छुआछूत और अस्पृश्यता भी थी, ठीक है। और दास प्रथा, नरबली प्रथा, और अगर मैं बात करूं तो विशेषतः उड़ीसा के खोंड जनजाति में यह नरबली प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह के कारण स्त्री शिक्षा में स्त्रियों की निम्न स्थिति थी, ठीक है। अब देखो बचपन के अंदर अगर शादी हो जाएगी किसी बच्ची की तो वो पढ़ाई लिखाई इतना ज़्यादा नहीं कर पाती है, वो शिक्षा के मामले में पिछड़ जाती है। तो बाल विवाह के कारण स्त्री की शिक्षा में निम्न स्थिति थी। फिर बालिका हत्या, बालिका हत्या ही इसलिए होती थी दोस्तों ताकि दहेज वगैरह न देना पड़े, ऐसी मानसिकता के जो लोग थे, ठीक है। बालिका हत्या, दहेज प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह वर्जित, यानी कि शादी के बाद में अगर पति की मृत्यु हो जाए तो विवाह करने की अनुमति नहीं थी। उत्तर भारत में पर्दा प्रथा थी, ठीक है, घूंघट प्रथा भी जिसको कहते हैं। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा का मतलब मंदिरों के अंदर जो कन्याएं होती थी, ठीक है, वो उम्र भर रहा करती थी, राइट। तो इसके वजह से ये भी एक समाज के अंदर बुराई थी। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं सांस्कृतिक जीवन की विशेषताएं। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि साहित्य और भाषा का कितना विकास हुआ। देखो भारत के भीतर 18वीं शताब्दी में शिक्षा व साहित्य क्षेत्र में गतिशीलता जरूर थी, लेकिन कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हम सिर्फ दर्शन, धर्म, कानून को साहित्य से संबंधित यहाँ पर थोड़ा बहुत विकास हुआ था 18वीं शताब्दी में, जबकि विज्ञान और भूगोल के क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। भाषा का विकास जरूर हुआ, जैसे कि मलयालम भाषा का विकास हुआ, गुजराती भाषा, तमिल भाषा, असमिया भाषा और पंजाबी, तेलुगु और सिंधु उर्दू भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। अब सांप्रदायिकता की बात कर लेते हैं। क्या सांप्रदायिकता के तत्व उपस्थित थे? दोस्तों सांप्रदायिकता के तत्व उपस्थित नहीं थे, ठीक है। ये सिर्फ अंग्रेजों के आने के बाद में भारत में सांप्रदायिकता है वो बढ़ गई थी, जबकि 18वीं शताब्दी में हिंदू और मुसलमान है वो मिलजुल कर रहा करते थे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि भाई तमिल भाषा, पंजाबी भाषा, सिंधी भाषा, उर्दू भाषा, इन सब का विकास हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर काव्य लिखे गए थे कुछ, जैसे कि तमिल भाषा में चित्र काव्य लिखा गया तवियू मानवर के द्वारा, पंजाबी भाषा में हीर रांझा महाकाव्य लिखा गया वारिस शाह के द्वारा, सिंधी भाषा में रिसालो काव्य लिखा गया शाह अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, और उर्दू भाषा में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा उर्दू भाषा का विकास किया गया। अब कला क्षेत्र में देख लेते हैं। देखो भारत के अंदर जो आप गिरजाघर देखते हो और काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन में आप गोल गोल गुंबद ये सब देखते हो, ठीक है।
तो ये सब गोथिक कला का उदाहरण है, ये सब गोथिक कला का उदाहरण है। कला क्षेत्र जीवन की विशेषता देखते हैं। भारत में यूरोपियों के आने से 18वीं शताब्दी में पुनः जागरणी कला, जिसको आप गोथिक कला भी कहते हैं, जिसके अंदर दोस्तों ऊंची ऊंची मीनारों का विकास शामिल हुआ था। अब देखो, मुगलों के दरबार में काम करने वाले जो चित्रकार थे, कलाकार थे, मुगलों के पतन के बाद में वो अलग अलग इलाकों में चले गए और वहां पर दोस्तों कहा जाता है कि क्षेत्रीय कला का विकास हुआ। तो पहाड़ी कला के अंतर्गत चित्रकला का विकास हुआ, जैसे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चित्रकला और पटना में चित्रकला। अब देखो, एक उत्कृष्ट नमूना भी बनाया गया। अवध के नवाब आशफ उद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया, जो कि 18वीं शताब्दी का स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो चैप्टर 1 है, वहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल मैंने करवा दिया है। 18वीं भारत में 18वीं शताब्दी की व्याख्या करें, ठीक है, या फिर 18वीं शताब्दी की विशेषताओं का वर्णन करें। 20 नंबर का आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।